देखिए अपन कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। गतिज ऊर्जा भी अपन ने इसमें पढ़ ली है। अब जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्य गतिज ऊर्जा धारणा, यानी कि वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट, या इसे अपन कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, यानी कि नियत बल के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रवाह की अपन बातें करेंगे। नियत बल के अंतर्गत बातें करने के बाद फिर अपन परिवर्तित बल पढ़ेंगे इसमें, और उसके अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय को वापस से फिर क्या करेंगे, फिर से व्युत्पन्न करेंगे। तो यहां अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन बातें करें तो कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा नेक्स्ट जो टॉपिक है, कार्य और गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की धारणा, ये वाला टॉपिक अपन इसमें स्टडी करेंगे, या इसे अपन यो कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ध्यान रहे, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो अपन पढ़ेंगे वो परिवर्तित बल के अंतर्गत भी अपन पढ़ेंगे। यहां तो अपन एक नियत बल के अंतर्गत अपन इसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या। ध्यान रहे कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही कार्य का माप होता है। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कार्य का मापक है, यानी कार्य गतिज ऊर्जा के तुल्य बन गया। तो इसी बात को अपन को यहां प्रूफ करना है। देखिए कैसे, अपन ने क्या क्या जानते हैं, यदि प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो तो ऐसी स्थिति में गति का जो तृतीय समीकरण था वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v होने पर न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से। क्या था न्यूटन गति का तृतीय समीकरण, में पढ़ चुके थे ना। तृतीय नियम अलग है, समीकरण क्या है, अलग है। तो न्यूटन गति के तृतीय समीकरण से ये समीकरण आपने लिखी थी, याद हो तो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसी समीकरण को मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कैसे भाई, इसको ट्रांसफर करके इधर लिख दे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं देखिए, या मैं इस समीकरण को इस तरह से अरेंज कर दूं। देखो बात एक ही है, यानी कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इस इक्वेशन को पूरी को मैं क्या करता हूं, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो क्या कहा मैंने, प्रारंभिक वेग u व अंतिम वेग v होने पर न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से। ध्यान रहे इस तृतीय समीकरण के अंदर a तो त्वरण है और s क्या है, उसका विस्थापन है। तो देखो उपरोक्त समीकरण को हाफ m से गुणा करने पर, अगर इस समीकरण को पूरी को अपन हाफ m से गुणा कर रहे हैं तब देखिएगा हाफ m 2as हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा कितने इजी तरीके से डेरिवेशन अपने पास हो गई है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया हैmas, और ये इक्वेशन बन गई है हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा यहां पर ma ये क्या है, बल बन गया, क्योंकि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखो चूंकि ma इज इक्वल टू क्या है, फोर्स, इसलिए fs इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अगर किसी वस्तु पर F बल अपन ने लगाया है
और बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हुआ है और उसका वेग u से v हो गया है, तो ये अपने पास स्थिति आ रही है। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में गौर कीजिएगा, यहां पर बल इंटू विस्थापन, ये तो क्या बन गई है भाई, कार्य बन गया है। ये गतिज ऊर्जा है, अंतिम गतिज ऊर्जा, ये क्या हो गई है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां F इंटू एस इजिकल टू क्या है, W, या यूं कह सकता हूं वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य। वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य, लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य। ये तो हो गया है W, यानी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य। फिर देखिएगा हाफ mv², इसे लिखेंगे अपन kF, F का मतलब फाइनल यानी कि अंतिम गति ऊर्जा, क्योंकि अंतिम वेग है। ये हो गई है यहां पर अंतिम गतिज ऊर्जा। और हाफ mu², इसे कह देंगे KI, I का मतलब इनिशियल अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब देखिएगा भाई, इसके आगे के हिस्से को मैं इधर टच कर रहा हूं, तो यहां मैंने क्या देख लिया कि F इंटू एस कार्य हो गया, वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य हो गया, और हाफ mv² क्या हो गई, अंतिम गतिज ऊर्जा हो गई, और हाफ mu² यानी KI ये हो गई है मेरे पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो आप यूं कह सकते हैं, यानी कि W इजिकल टू FS को क्या लिख दिया मैंने, W इजिकल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। ये लो, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जिसके अनुसार देखो भाई, ये जो मेरे पास है W इजिकल टू KF माइनस K इनिशियल, यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जिसके अनुसार ये प्रमेय क्या कह रही है, ये प्रमेय ये कह रही है कि वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य, कुल बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या है, बराबर है। यही क्या कहलाती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो यह मैंने क्या लिख दिया, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा, लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये लो, यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है, जिसको अपन ने यहाँ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है कि नियत बल के लिए। तो देखो, कार्य और गति ऊर्जा की धारणा, अपन कार्य पढ़ चुके, गतिज ऊर्जा अपन ने पढ़ ली,
और अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो अपन ने निकाल लिया है बड़े सरल तरीके से। गति की तृतीय समीकरण ली, उस समीकरण को हाफ एम से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये लो इजी वे के अंदर अपनी क्या हो गई, डेरिवेशन सोल्व हो गई। यहाँ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ऐसे कैसे नोट कर लें। अब अपन कार्य और जो गति ऊर्जा अपन ने पढ़ ली है, या यूं कह सकते हैं कार्य और गति ऊर्जा पढ़ने का मतलब है कार्य ऊर्जा प्रमेय अपन ने पढ़ ली है। अब इस पर आधारित जो अपनी बुक में एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 6.2, 6.3 और 6.4, इन तीनों एग्जाम्पल को अपन सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद अपन जो इसमें चर्चा करेंगे वो अपन करेंगे परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य और परिवर्तित बल के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसकी डेरिवेशन और अपन करेंगे। तो पहले अपन ये कर लें कि ये जो टॉपिक अपन ने अभी अभी पढ़ा है, ये अपन ने पढ़ लिया कि किया गया कार्य किसके बराबर है, गति ऊर्जा में अंतर के बराबर। यानी कि W तो यहाँ कार्य हो गया, KF का मतलब अंतिम गति ऊर्जा, KI यानी प्रारंभिक गति ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये अपन ने प्रूफ कर लिया है। अब अपन इस पर आधारित जो अंकित उदाहरण जो अपनी बुक में दिए हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन अपन चैप्टर के एंड में एक साथ फिर सोल्व करेंगे, जैसा कि अपन ने पिछले 5वें चैप्टर में किया था कि सारे क्वेश्चन जो उसमें 40 क्वेश्चन थे, 40 अपन ने क्वेश्चन किए। इसके अंदर भी लगभग 30 या 32 जो भी क्वेश्चन है उनको अपन जैसे चैप्टर एंड होगा फिर एक साथ अपन उनको सोल्व करेंगे। पहले अपन इसके एग्जाम्पल्स को सोल्व कर लेते हैं जो कि टॉपिक के साथ साथ, ताकि टॉपिक वेल अपडेट अपना क्लियर हो जाए इन एग्जाम्पल्स की सहायता से। देखिए भाई क्या एग्जाम्पल है, क्या क्वेश्चन है, अब उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 6.1 अपन सोल्व कर चुके थे, अब ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल 6.2। इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर कई कॉन्सेप्टों को इन्होंने साथ लेने की कोशिश की है, कई कॉन्सेप्टों को शामिल करने का प्रयास किया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले अपन क्वेश्चन को लिखें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय बल, वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय बल, वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय बल एवं बूंद के गिरने की दिशा, एवं बूंद के गिरने, वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय बल एवं बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत, बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत, वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय बल एवं बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत, यानी उसके विपरीत उल्टी दिशा में ये कह सकते हैं। बूंद नीचे गिर रही है तो बल कहां लग रहा है, ऊपर की ओर। बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल, विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। बिल्कुल यही है कि प्रतिरोधी बल जो लग रहा है उसकी गति के विरुद्ध उसके प्रभाव के अंतर्गत क्या होती है, बूंद गिरती है। अब प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के अनुक्रमणपाती, प्रतिरोधी बल
की चाल के अनुक्रमानुपाती, यानी उसके समानुपाती, चाल के अनुक्रमानुपाती परंतु अनिर्धारित होता है, परंतु अनिर्धारित होता है। ये उस प्रतिरोधी बल के बारे में इन्होंने इसमें बता दिया है कि बूंद की चाल के तो अनुक्रमानुपाती होगा परंतु अनिर्धारित होगा। ध्यान रहे, जब किसी तरल माध्यम में कोई वस्तु गिरती है तो उस पर एक शान बल कार्य करता है, विस्कोसिटी वाला फोर्स है, जो अपन तरल वाले चैप्टर में इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे विस्तार से अपन पढ़ेंगे। प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती परंतु अनिर्धारित होता है। यदि 1 ग्राम द्रव्यमान की बूंद, अब इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो देखिएगा, उनको अपन नोट करेंगे। यहां से लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन शो किया है। यदि 1 ग्राम बूंद का द्रव्यमान दिया है, यदि 1.00 ग्राम, यानी कह सकते हैं 1 ग्राम, यदि 1 ग्राम द्रव्यमान की बूंद, यदि 1 ग्राम द्रव्यमान की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रही है, किलोमीटर की 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, यदि 1 ग्राम द्रव्यमान की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से क्या हो रही है, गिर रही है, और वह धरातल पर धरातल पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है। 5.00 कितनी दी है अपन को, 50, सॉरी, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है, यानी बूंद ऊपर से गिर रही है और धरातल पर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या होती है, टकराती है। तो देखिए, अब इसी क्वेश्चन के 2 भाग हैं। नंबर फर्स्ट, पहला ये पूछ रहे हैं गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। नंबर फर्स्ट, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा अगर बूंद नीचे गिर रही है तो कार्य कितना हो रहा है। फिर देखिएगा नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अपन एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। नंबर सेकंड पूछ रहे हैं अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। यह 2 क्वेश्चन है। अब अपन इन दोनों ही क्वेश्चनों को क्या करते हैं, देखो सोल्व करेंगे कि इन क्वेश्चनों में क्या क्या अपन को दिया गया है। पहला तो ये क्या पूछ रहे हैं, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डाटा क्या क्या दिया है वो देखिए। 1 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि m = 1.00 ग्राम, ये तो इन्होंने इसका द्रव्यमान दिया है। और
ऊंचाई कितनी दे दी है भाई 1.00 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, ये अपन को इन्होंने ऊंचाई दी हुई है। और धरातल पर टकराते समय बूंद का जो वेग है, धरातल पर टकराते समय बूंद का जो वेग दिया हुआ है v 50 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि ध्यान रखना कार्य जिस बल के लिए पूछा गया है उसी बल के लिए अपन को कार्य क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे गुरुत्वीय बल के लिए पूछा है तो मैं WG लिख देता हूं। अब देखो गुरुत्वीय बल के लिए किया गया कार्य क्या होता है भाई, ये अपन अच्छे से जानते हैं। अभी अपने कई कॉन्सेप्टों में इस चीज़ को क्लियर किया था कि ये mgh होगा, क्योंकि mg उस बूंद का क्या हो गया, भार हो गया, और h ऊंचाई से वो आ रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो गया, उसके लिए mgh हो गया, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध। यही तो पूछ रहे हैं, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि उसकी दिशा में कार्य हो रहा है, यानी पॉजिटिव आएगा। m कितना है मेरे पास, 1 ग्राम। चलो इस ग्राम को तो किलोग्राम में चेंज करें अपन, 1 ग्राम, जिसको आप लिख सकते हो 10⁻³ किलोग्राम। ये लो भाई, जब अपने किलोमीटर को चेंज कर लिया मीटर में तो ये भी चेंज करना ही पड़ेगा। 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम। तो देखो भाई m कितना है मेरे पास 10⁻³ फिर g का मान मैं जानता हूँ 10 लूंगा, कैलकुलेशन सुविधा के लिए आसान रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है 10⁻³ मीटर, यानी 1000 मीटर, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या रह गया भाई 10 जूल। अर्थात गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, 10 जूल है। अब क्वेश्चन ये है कि नंबर सेकंड कि प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखो कितना आसान है अपने पास, अगर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य मैंने ज्ञात कर लिया कि टोटल इतनी ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही है, यानी कि ये किया गया कार्य किसके बराबर है, उसकी गति ऊर्जा के बराबर है। अब धरातल पर उसकी गति ऊर्जा कितनी है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मुझे घटा दूंगा। तो देखिए यहां बूंद द्वारा प्राप्त वास्तविक गति ऊर्जा, एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये इतनी गति ऊर्जा इतनी होनी चाहिए यदि प्रतिरोधी बल नहीं होता। यूं कह सकता हूं यदि, चलो इसी पॉइंट को अपन नीचे लिख देंगे, देखो भाई यदि प्रतिरोधी बल नहीं होता यदि प्रतिरोधी बल नहीं होता तो बूंद को, तो यूं कह सकते तो बूंद की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 10 जूल होती। इसे बिल्कुल ये कार्य के बराबर होती, क्योंकि गति ऊर्जा में वृद्धि किसके बराबर है, कार्य के बराबर। यदि प्रतिरोधी बल नहीं होता तो बूंद की गतिज ऊर्जा में वृद्धि 10 जूल होती। ये क्लियर है। लेकिन ध्यान रहे प्रतिरोधी बल नहीं होता तो ही तो ऐसा होता है, प्रतिरोधी बल तो क्या है, उपस्थित है। अब सेकंड पार्ट को अपन सोल्व करेंगे। बूंद द्वारा प्राप्त वास्तविक गति ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो देखो वो क्या आएगी, बूंद द्वारा प्राप्त वास्तविक गतिज ऊर्जा, यानी कि बूंद ने एक्चुअल में कितनी गति ऊर्जा प्राप्त की, तो वो कितनी प्राप्त की, 12mv² से तो निकालेंगे आप। तो देखिए हाफ m की वैल्यू कितनी है 10⁻³ v कितनी है 50, ये 50 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा, देखो 1/2 10⁻³ 50 × 50, यानी कि बूंद द्वारा प्राप्त जो एक्चुअल में गति ऊर्जा आ रही है वो आ गई मेरे पास 1.25 जूल, यानी इतनी गति ऊर्जा बूंद को प्राप्त हुई है। जबकि होनी कितनी चाहिए थी भाई, 10 जूल प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी प्राप्त हुई है क्योंकि फाइनली बूंद जब धरातल पर आके गिरी तो उसकी गति ऊर्जा कितनी थी, 1.25 जूल थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ, इस 10 में से इसको घटा दीजिए।
अब प्रतिरोधी बल द्वारा क्या कार्य क्या है, विरुद्ध है, गति के क्या है, विरुद्ध है। अब उस वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो अब देखिए ये तो अपने पास ये 1.25 जूल आ गया। तो अब मैं कह सकता हूं, यानी कि इसलिए यूं कह सकता हूं कि बूंद की गति ऊर्जा में वृद्धि 10 के स्थान पर कितनी हुई है, 1.25 जूल हुई है। ये तो हुआ, अर्थात प्रतिरोधी बल द्वारा गति के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कैसे निकालूंगा मैं इसको, मैं यहां कर देता हूं, अतः प्रतिरोधी बल द्वारा गति के विरुद्ध किया गया कार्य। तो देखिए भाई यही तो ज्ञात करना है। WR से मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये कार्य उसके विरुद्ध है। तो देखो भाई 10 तो उसको टोटल मिलती अगर प्रतिरोधी बल नहीं होता तो, लेकिन मिली कितनी उसे 1.25। घटाइएगा आप इसमें से तो ये हो जाएगा 8.75 जूल। इतना कार्य उस प्रतिरोधी बल के द्वारा किया गया। ये लो, ये अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6.2 अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.3 की। वो क्या है उसको अपन देखते हैं। देखिएगा एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था जो कि कार्य और गति ऊर्जा के परस्पर संबंध पर आधारित था, या कह सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित था, जिसको कि अपन ने सोल्व किया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3 की, यानी एग्जाम्पल नंबर 6.3 की। एग्जाम्पल नंबर, अब अपन बात कर रहे हैं 6.3 की। एग्जाम्पल नंबर 6.2 तो अपन ने सोल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 6.3 है क्या, देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एक साइकिल वाला, कि साइकिल सड़क पर चल रही है, साइकिल द्वारा किया गया कार्य, सड़क द्वारा किया गया कार्य, कुछ इस तरह से इसमें पूछा जा रहा है। क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई गतिमान साइकिल सवार, कोई गतिमान साइकिल सवार, कोई गतिमान साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर कोई गतिमान साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। 10 मीटर दूर जाकर रुकता है, यानी कि ब्रेक लगाते ही साइकिल एकदम से नहीं रुकेगी, करीब कितना दूर जाकर रुक रही है, 10 मीटर दूर। चलो इसको यहां लिख देते हैं, 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। कोई गतिमान साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूर जाकर क्या होता है, वो रुकता है। इस क्रिया में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया औसत बल 200 न्यूटन है। इस क्रिया में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया औसत बल 200 न्यूटन है।
इस क्रिया में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया औसत बल कितना दिया है अपन को, 200 न्यूटन है। अब देखिएगा भाई, जो उसकी गति के विपरीत है 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के, जो उसकी गति के क्या है, विपरीत है। ये तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं वो देखिएगा। नंबर फर्स्ट, वही एनसीईआरटी की विशेषता कि एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट होते हैं। अनसोल्व क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे उसमें भी एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट होंगे। अब एग्जाम्पल में भी एक ही क्वेश्चन के कई कई पार्ट हैं। देखो इसके अंदर नंबर ए ये क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। पहला तो ये पूछा जा रहा है, सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। सेकंड पूछ रहे हैं कि साइकिल द्वारा सड़क पर, पहला तो क्या पूछा, सड़क द्वारा कितना कार्य किया गया। दूसरा फिर क्या पूछेंगे, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया, यानी कि जस्ट ऑपोजिट पूछ रहे हैं। तो देखिएगा नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया। ये लो, पहले में तो क्या है सड़क द्वारा कार्य, दूसरे में क्या है साइकिल द्वारा कार्य। देखिए अब क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। 10 मीटर दूर जाकर रुक रहा है, रुक जाने दो, दूरी तो कहीं काम ही नहीं आएगी। औसत बल कितना है, 200 न्यूटन है। पहले अपन बात कर लें इसमें सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य। देखो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य, ये अपन निकाल रहे हैं। तो देखो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य, मैंने क्या ले लेता हूँ भाई, इसे मैं WR से रिप्रेजेंट कर दूँ। R का मतलब क्या है यहाँ पर, रोड। तो देखो ये कार्य कितना होगा भाई, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी W = Fs cos थीटा। एक्चुअली में यही फॉर्मूला है अपने पास। तो देखिएगा भाई कितनी दूर जाके रुक रहा है, एक तो 10 मीटर, यानी कि विस्थापन अपन को 10 मीटर दे दिया है, और बल भी क्या दे दिया है, 200 न्यूटन, यानी सारे मान अपन को दे दिए हैं। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन में पहले चलो अपन डाटा तो लिख लें, पहले डाटा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो पहले अपन इस क्वेश्चन के डाटा लिख ले, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो डाटा अपन को दिए गए हैं वो देखिएगा, एक तो S = कितना है, 10 मीटर है बिल्कुल। दूसरा अपन को बल भी दिया हुआ है 200 न्यूटन, कहाँ प्लस कहाँ माइनस है वो अपन आप ले लेंगे अपन। अब देखिएगा नंबर फर्स्ट वाला पार्ट अपन अब सोल्व करेंगे। देखो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य। यहां अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसे लिख रहा हूं WR से। तो देखो भैया ये क्या होता है, फॉर्मूला Fs cos थीटा से, यही तो है फॉर्मूला। तो देखो F कितना है, 200 है बिल्कुल, क्वेश्चन में यही तो वैल्यू अपन को दी गई है। S कितना है, 10 है, और ये 180 डिग्री है कोण। क्यों, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में क्या है, 10 मीटर जाकर रुकता है। इस क्रिया में साइकिल पर लगाया गया औसत बल 200 न्यूटन है, तो इसकी गति के विपरीत है, 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के क्या है, विपरीत है। तो देखिए भाई इसको अब अपन सोल्व करते हैं। 200 × 10 कोस 180 की वैल्यू माइनस में 1 होती है, यानी कि WR = यानी सड़क द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा,
2000 जूल, ये कार्य का मात्रक होता है ये जूल। तो WR इज इक्वल टू माइनस 2000 जूल, ये अपने पास सड़क द्वारा क्या है कार्य हो गया। अब देखिएगा सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य होगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं, सवाल को पूरा नहीं लिखा अपन ने, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य होगा। फिर साथ में ये भी पूछ रहे हैं क्या ये कार्य, ये जो कार्य है क्या ये कार्य समान होंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट है, क्या ये कार्य समान होंगे, ये भी पूछा जा रहा है। तो देखो पहला तो अपन ने निकाल लिया सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य। अब अपन क्या निकालेंगे, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य। तो ध्यान रहे कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम से बल का मान तो वही होगा, यानी परिमाण तो वही है 200 न्यूटन बल, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि सड़क का विस्थापन थोड़ी हो रहा है, साइकिल का तो विस्थापन हो रहा था, सड़क का विस्थापन हो ही नहीं रहा। और जब विस्थापन नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य, क्योंकि विस्थापन शून्य है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए भाई, इसमें मैं यूँ कह सकता हूँ नंबर सेकंड के अंदर न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, देखो न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार, या यूँ कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार साइकिल द्वारा सड़क पर लगाया गया बल, साइकिल द्वारा सड़क पर लगाया गया बल न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार साइकिल द्वारा सड़क पर लगाया गया बल भी 200 न्यूटन होगा। लगाया गया बल भी 200 न्यूटन होगा। अब देखिएगा भाई, बल तो 200 न्यूटन होगा, परंतु सड़क का विस्थापन न होने के कारण कार्य क्या होगा, शून्य होगा। परंतु सड़क का विस्थापन न होने के कारण कार्य शून्य होगा। ये लो भाई, कार्य कैसा होगा, शून्य। यानी कि मैं इसे कह दूं WC इज इक्वल टू 0, सड़क द्वारा किया गया कार्य। ये तो क्या था, रोड द्वारा, ये यहां तो मैंने क्या लिख लिया भाई, देखो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य, और यहां क्या है, साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, यानी क्या है, WC लिख दिया। तो एक बात देखें, अपने पास रिजल्ट ये आ रहा है कि दोनों जो फोर्स हैं वो बराबर तो हैं, यानी कि FR इज इक्वल टू FC है, और आगे नेगेटिव है, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया बल के रूप में तो ये आ रहे हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट हो रहा है कि WR इज नॉट इक्वल WC, क्योंकि ये, यानी कि यही तो इन्होंने पूछा था क्या ये कार्य समान होंगे, तो आंसर क्या मिल गया है कि ये कार्य समान नहीं होंगे। देखो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 6.3 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन अगला जो एग्जाम्पल है उसे अपन सोल्व करेंगे, और वो एग्जाम्पल है 6.4। अब 6.4 क्या है, अब उसकी अपन बातें करते हैं। देखो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। 6.4 है वो और भी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए NCERT बुक के हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, तो ये इसीलिए अपन इन क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन को अपन हल कर रहे हैं। एग्जाम्पल सारे अपन सोल्व कर रहे हैं, अनसोल्व क्वेश्चन भी अपन सारे ही क्या करेंगे, इसके सोल्व करेंगे। अब अपन एग्जाम्पल 6.4 के कंप्लीट होने के बाद फिर परिवर्तित बल के अंतर्गत किए गए कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे।
जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर टॉपिक के साथ साथ उस पर आधारित जो अपने पास एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अपन उन एग्जाम्पल्स को साथ साथ ही क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा भाई, अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6.4। देखिए ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहले इस एग्जाम्पल को अपन लिखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में, किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में, किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 50 ग्राम द्रव्यमान की 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी, कितनी मोटी बता रहा हूं मैं, 2 सेंटीमीटर मोटी प्लाईवुड पर, गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी प्लाईवुड पर किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी प्लाईवुड पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। प्लाईवुड पर 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। ये लो, किसी प्रक्षेपिक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेंटीमीटर मोटी प्लाईवुड पर 200 मीटर प्रति सेकंड 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या करता है, फायर करता है। लकड़ी को भेदने के पश्चात, उस फायर लकड़ी को, जो प्लाईवुड है, लकड़ी को भेदने के पश्चात, देखिए लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभ की 10% रह जाती है। लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 10% रह जाती है। गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 10% रह जाती है, यानी घट गई। तो लकड़ी की पट्टी को पार करने पर गोली की चाल ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी की पट्टी को पार करने पर और गोली की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली है, तो m = दिया हुआ है 50 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप इस ग्राम को किस में चेंज करेंगे भाई, किलोग्राम में। 50 ग्राम का मतलब हो गया है
50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इतने किलोग्राम की गोली है और 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी को पार कर रही है भाई, डिस्टेंस है 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फायर करता है। यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है VI में कह देता हूँ, यह है 200 मीटर पर सेकंड। और ध्यान रहे भाई, गतिज ऊर्जा प्रारंभ की 10% रह जाती है, वेग नहीं कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा प्रारंभ की 10% रह जाती है, तो अंतिम वेग अब कितना होगा जब उस लकड़ी के प्लाईवुड को वो क्या करेगी, गोली पार कर जाएगी तब। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहां ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा 10% रह रही है, नेकी वेग रह रहा है। तो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। तो देखिए भाई, अगर मैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करूं तो देखो, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मैंने मान ली वो KI है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 12m VI का स्क्वायर। ये लोग प्रारंभिक वेग आ गया, गोली का द्रव्यमान तो वही है। अब चला इस वैल्यू को अपन निकालें, 12m 50 इंटू 10⁻³ प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, 200, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखो, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 2 की घात ये हो जाएगी 4। ये लो भाई, कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻4, ये 2 से 4, ये लो 2 से 4, 2 टाइम ये कैंसिल हो गया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया 100, एक पावर ये शेष रह गई यानी कि 10, यानी कि 1000 जूल आ गई भाई मेरे पास। यानी कि प्रारंभिक गति ऊर्जा मेरे पास कितनी आ रही है, 1000 जूल आ रही है। तो देखो, गोली की जो गति ऊर्जा मेरे पास आई है, प्रारंभिक गति ऊर्जा ये आई है, लेकिन क्या कह रहे हैं, 10% रह जाती है भेजने के पश्चात। कितनी रह गई भाई, 10%। यानी कि गोली की गतिज ऊर्जा एक्चुअल में जो हुई, तो देखो, इसलिए गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा यानी कि K फाइनल, F का मतलब क्या है, फाइनल, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना है, 10%, यानी कि 10/100, और ये है मेरे पास 1000 इंटू 10/100। तो ये लो भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 100 जूल ऊर्जा रह गई। ध्यान रखना, क्योंकि 90% तो लॉस हो गया, 10% रह गई। ये गतिज ऊर्जा इतनी K फाइनल मेरे पास आ गई। अब पूछा क्या है इन्होंने भाई, अगर ये K फाइनल 100 है तो इसमें KF कितना होगा। अब देखो भाई, चूंकि 12m VF का स्क्वायर, F का मतलब फाइनल, और ये कितनी है भाई, K फाइनल, यो कह दिया से। देखो, 12m कितना है, 50 इंटू 10⁻³ V फाइनल यानी 10⁻², तो ये हो गया 10⁻4, क्योंकि 100 है। और ये तो गति ऊर्जा भाई, V फाइनल तो निकालना है मुझे। हाँ, ये लो भाई, 12m V फाइनल, K फाइनल मेरे पास है 100। ये लो, अब मुझे केवल V फाइनल कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा भाई, V फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 अपॉन में 50 इंटू 10⁻³ और इसका क्या हो जाएगा, रूट। अब इसे अपन सोल्व करें। देखो, -3V 0, यानी कि ये V फाइनल, अब अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो गौर कीजिएगा, गोली का वेग शुरू में कितना था, 200 मीटर पर सेकेंड, और अब कितना रह गया है, 63.2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गतिज ऊर्जा 10% कम हुई है, सॉरी 10% रह गई है,
लेकिन वेग 10% नहीं रहा है, वेग के मान में अलग से परिवर्तन आया है, यानी कि लगभग 68 कुछ ऐसा परसेंटेज में चेंज आ रहा है, यानी कि वेग अलग से चेंज हुआ है, जबकि गति ऊर्जा में इन्होंने चेंज दिया था। यहाँ अपने पास ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6.4 था वो अपने पास कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसके बाद बात करेंगे परिवर्तित बल के अंतर्गत किए गए कार्य की। आप इस पर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6.1 वो तो अदिश गुणनफल के साथ साथ अपन ने पूरा कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 6.2, 6.3 और 6.4 तीनों ही एग्जाम्पल्स अपन ने अब सोल्व कर लिए हैं। अब परिवर्तित बल के अंतर्गत किए गए कार्य की अपन गणना करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।